से शुरू हुआ था, जो बच्चों को वोल्केनोस के बारे में पढ़ाता है। इसके साथ साथ वो अपने भाई मैक्स की लैब को भी चलाता है, जो 10 साल पहले धरती के बीचों बीच बनी एक दुनिया को ढूंढते हुए गायब हो चुका है। ट्रेवर अब खुद उस जगह को ढूंढना चाहता है, मगर आज लैब में जाने पर उसे बहुत ही बुरी खबर मिलती है कि अब लैब के एक्सपेरिमेंट्स के लिए कोई भी इन्वेस्टर फंडिंग देने के लिए नहीं मान रहा, इसलिए उन्हें ये लैब बंद करनी पड़ेगी। और ये सुनकर ट्रेवर का मन टूट जाता है। अब आगे जब ट्रेवर घर लौटता है, तभी उसकी भाभी का अर्जेंट कॉल आता है, जो अपने बेटे शॉन के साथ वहाँ पहुँचने की खबर देती है। ये सुनते ही ट्रेवर तुरंत अपने कमरे को साफ करने लगता है, क्योंकि उसका घर पूरी तरह से बिखरा पड़ा था। दरअसल एलिजाबेथ यानी कि शॉन की माँ शॉन को 10 दिन के लिए ट्रेवर के पास छोड़ने का फैसला करती है, ताकि वो कनाडा शिफ्ट होने की तैयारी कर सके। मगर शॉन अपने चाचा के साथ रुकने को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता, क्योंकि वो घर में मौजूद अपने वीडियो गेम से दूर नहीं होना चाहता था। खैर, अब जाने से पहले एलिजाबेथ ट्रेवर को एक बॉक्स सौंपती है, जो कि मैक्स का था, और ट्रेवर उसे देखकर खुश हो जाता है। उस बॉक्स को खोलने पर ट्रेवर को मैक्स की पुरानी यादें मिलती हैं, जिनमें एक बेसबॉल ग्लव और एक योयो शामिल था। तब मैक्स के सामान के बीच ट्रेवर को उसके भाई की सबसे पसंदीदा किताब मिलती है, जो कि जूलियस बर्न की जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ थी। अभी जब ट्रेवर उस किताब को गौर से देखता है, तो वो दंग रह जाता है, क्योंकि उसमें मैग्मा के टेम्परेचर्स को लेकर कई सारे नोट्स लिखे हुए थे, खासकर उन रिलीजन्स के बारे में जहां ट्रेवर और मैक्स खुद भी अपनी रिसर्च कर रहे थे। इसलिए अब तुरंत ही ट्रेवर शॉन के साथ अपनी लैब में पहुंचता है, जहां शॉन की नजर कंप्यूटर स्क्रीन पर आइसलैंड के पास मौजूद एक वोल्केनो पर पड़ती है, और उसी के बारे में मैक्स का बॉक्स इशारा कर रहा था। तब ट्रेवर ये अंदाजा लगाने लगता है कि मैक्स शायद उन्हीं वोल्केनिक रास्तों की तलाश कर रहा था, जो कि जमीन के बीचों बीच जाने का रास्ता हो सकते हैं। अब जैसे कि वहां जाने से मैक्स के बारे में कुछ पता चल सकता था, इसलिए घर लौटकर ट्रेवर वहां जाने का फैसला करता है, जिसके दौरान शॉन भी उसके साथ जाने की जिद करने लग गया था, जिस पर ना चाहते हुए भी ट्रेवर को मानना ही पड़ता है। अब इस सफर के दौरान ट्रेवर किताब में लिखे एक नोट को डिकोड करने की कोशिश करता है। तभी शॉन सुझाव देता है कि ये शायद किसी इंसान का नाम हो सकता है। तब थोड़ी सी खोजबीन के बाद उन्हें पता चलता है कि ये नाम इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोग्रेसिव वोल्केनोलॉजी के डायरेक्टर का है। इसलिए अब प्लेन से उतरने के बाद वो एक लंबी ड्राइव पर निकल जाते हैं, ताकि उस इंस्टीट्यूट तक पहुंचा जा सके। लेकिन उस लोकेशन पर पहुंचने के बाद उनके सामने बस एक मामूली सी झोपड़ी थी, जो देखकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं। अभी दरवाजा खटखटाने पर उनके सामने हाना नाम की एक खूबसूरत लड़की आती है, जो बताती है कि वो इंस्टीट्यूट के मरे हुए डायरेक्टर की बेटी है, और वो जूलियस बर्न की थ्योरी पर यकीन रखते थे, और मैक्स की सोच भी बिल्कुल उनके जैसी ही थी। इसीलिए वो पहले वहाँ आया था, जिसके बाद वो एक ज्वालामुखी के पास चला गया था। अब ये सुनकर ट्रेवर भी वहाँ जाने का फैसला करता है, जिस पर पहले तो हाना उन्हें वहाँ जाने से मना करती है, लेकिन ट्रेवर के उसकी बात ना सुनने की वजह से वो खुद भी उनके साथ ही चल पड़ती है, क्योंकि वहाँ जाने के लिए उन्हें माउंटेन ट्रैक करके जाना पड़ेगा, और हाना एक कमाल की माउंटेन क्लाइंबर थी। अब आगे इस सफर के दौरान हाना के मुताबिक वो लोग जिस पहाड़ पर चढ़ रहे थे, वो बेहद खतरनाक है। साथ ही बर्न की किताब भी यही इशारा करती है कि जमीन के नीचे जाने का रास्ता इसी जगह मौजूद है। इसी बारे में बातें करते हुए वो आखिर उस पहाड़ के ऊपर आ ही जाते हैं, जहां ट्रेवर को वोल्केनिक रिसर्च में इस्तेमाल होने वाला सेंसर मिलता है, जो मैक्स का था, और इसका मतलब था कि मैक्स वहां सच में आया था। पर तभी वहां एक भयानक तूफान शुरू हो गया था, जिसे देखकर शॉन और हाना तो फौरन पास में मौजूद एक गुफा में पनाह लेते हैं, जबकि ट्रेवर जमीन से उस डिवाइस को निकालने में लग जाता है। तब उस डिवाइस पर लगे एंटीने की वजह से ट्रेवर के चारों ओर बिजली गिरने लगती है, लेकिन अपनी धुन का पक्का ट्रेवर उस इक्विपमेंट को निकालने में कामयाब हो जाता है। अब इसके बाद वो तेजी से गुफा की ओर भागता है, पर उसके पास मौजूद सेंसर बिजली को अपनी ओर खींच रहा था, जो देखकर ट्रेवर उस सेंसर को हवा में फेंकता है, जिसके अगले ही पल एक बिजली सेंसर को हवा में ही बर्बाद कर देती है। तब ट्रेवर छलांग लगाकर गुफा में तो आ जाता है, लेकिन तभी गुफा के ऊपर एक बिजली कड़कने से काफी सारे पत्थर गुफा के सामने गिर जाते हैं, जिससे गुफा का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाता है। तब कोई और रास्ता ना होने की वजह से तीनों गुफा के अंदर जाने लगते हैं, क्योंकि हाना के हिसाब से पहले वो गुफा एक खदान हुआ करती थी, और वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता दूसरी ओर से होना ही चाहिए था। तब चलते चलते ट्रेवर अचानक एक गहरी खाई में गिरने वाला होता है, पर तभी हाना उसे पकड़ लेती है। अब वैसे उस जगह पर एक वार्निंग साइन लगा हुआ था, जो उन्हें दूर रहने की हिदायत दे रहा था। तब ट्रेवर जांच करने के लिए एक फ्लेयर जलाता है, मगर गुफा की दीवारों में मौजूद मैग्नीशियम, जो कि बेहद ज्वलनशील होता है, उसकी वजह से वहाँ एक जोरदार धमाका होता है, जिसके दौरान इस नई मुश्किल से निपटने के लिए हाना एक फायर प्रूफ फ्लेयर निकालती है, जिसे जब वो खाई से नीचे फेंकते हैं, तो उसके गिरने के समय से उन्हें पता चलता है कि ये खाई तकरीबन 60 मीटर गहरी है। अब इस खुलासे के बाद वो रस्सी के सहारे नीचे उतरने का फैसला करते हैं। शॉन ये देखकर थोड़ा घबरा गया था, लेकिन ट्रेवर सबसे पहले उस डरावनी खाई में उतरता है, जिसके बाद हाना की मदद से शॉन भी नीचे आ जाता है। उस दौरान रास्ते में ट्रेवर एक अनोखे किस्म के पत्थर को देखकर इतना खो जाता है कि उसका ध्यान भटक जाता है, और रस्सी पर से उसकी पकड़ छूटने से वो बीच में लटक जाता है, और हालातों को बिगड़ता देख हाना उसकी सेफ्टी केबल धीरे धीरे काटकर उसे नीचे पहुंचा देती है। अब इसके बाद तीनों के नीचे आने पर उन्हें एक पुरानी और खतरनाक खदान मिलती है, जहां बरसों पहले एक हादसे में कई लोग अपनी जान गंवा चुके थे। उसे देखकर वो तीनों जैसे तैसे गहराई में बढ़ते गए, जहां उन्हें खदान का जनरेटर मिला, और जैसे ही हाना ने उसे चालू किया तो चारों तरफ रोशनी फैल गई। तब वो लोग अपने सामने माइनिंग कार्ड्स को देखकर बिना डरे उनमें सवार होकर आगे बढ़ने लगे, क्योंकि उनके हिसाब से वो कार्ड्स उन्हें आराम से खदान के बाहर पहुंचा देती। लेकिन तभी एक जगह
ढलान की वजह से कार्स की स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और तभी उन्हें सामने एक टूटा हुआ ट्रैक दिखाई देता है, जहाँ से नीचे गिरने पर तो उन लोगों का राम नाम सत्य होना कंफर्म था, लेकिन कार की स्पीड ज्यादा होने की वजह से वो सही सलामत दूसरी ओर पहुंच जाते हैं। पर तेज झटके के कारण उनके कार्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और तीनों अलग अलग ट्रैक्स पर पहुंच जाते हैं। उस दौरान हाना का ट्रैक खत्म होने वाला था, इसलिए वो जैसे तैसे करके चलती कार्स के बीच में से ट्रेवर की कार पर आ जाती है, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि ट्रेवर का रास्ता भी आगे से बंद है। तब हाना दिमाग लगाकर खुद को एक रस्सी से बांधकर उसका दूसरा सिरा पटरियों पे अटका देती है, जिससे वो लोग बच जाते हैं और कार सामने पत्थर की दीवार से टकराकर तबाह हो जाती है। इसी बीच शॉन खामोशी से अपनी कार में वहाँ पहुँचता है, पर किस्मत से उसके लिए सामने कोई खतरा नहीं था। अब इसके बाद वो तीनों एक ऐसे रास्ते में पहुँचते हैं जो कीमती पत्थरों जैसे रूबीज और डायमंड से भरा हुआ था। ये पत्थर अक्सर उन वोल्केनिक ट्यूब्स में बनते हैं जो सतह तक जाते हैं। तब शॉन अपनी बैग भरकर काफी सारे हीरे और रूबीज इकट्ठा कर लेता है, पर तभी अचानक उसे एहसास होता है कि ये बेहद कमजोर चट्टान है जो हल्के से वजन से भी कभी भी धंस सकती है। इसलिए वो तीनों अब सावधानी के साथ बाहर की ओर बढ़ने लगते हैं, मगर तभी शॉन के बैग से एक डायमंड नीचे गिर जाता है, जिससे चट्टान में एक छोटा सा छेद हो गया था। तब शुरुआत में तो कुछ नहीं होता, पर तभी अचानक जमीन फटने लगती है और वो तीनों एक बहुत ही गहरी खाई में गिरने लगते हैं जो कभी खत्म ही नहीं हो रही थी। और ये वही समय था जब कहानी की शुरुआत में ये तीनों खाई में गिरने लग गए थे। खैर, अभी गिरते वक्त ट्रेवर बर्न की एक थ्योरी का जिक्र करता है, जिसके मुताबिक वोल्केनिक टनल्स गिरने वाली चीजों की रफ्तार को धीमा कर देते हैं और इसके नीचे एक स्लाइडिंग टाइप का झरना होगा। और ये बिल्कुल सच होता है। उनके सामने एक झरना होता है जो किसी स्लाइड की तरह उन्हें एक अंडर वाटर रास्ते के जरिए गुफा में ले जाता है। तब पानी से बाहर निकलने के बाद वो थोड़ा सा आराम करते हैं, पर तभी उन्हें गुफा की छत पर सितारों की तरह चमकने वाले बायोलुमिनेसेंट परिंदे दिखाई देते हैं जो 30 करोड़ साल पहले विलुप्त हो चुके हैं। तभी उनमें से एक परिंदा शॉन के करीब आता है और बाकी सब उनका पीछा करते हुए एक रास्ते की ओर बढ़ जाते हैं, जहां उनके सामने एक नई और विशाल दुनिया थी जो झीलों और पहाड़ों से भरी हुई थी, जिसका मतलब था कि मैक्स की थ्योरीज पूरी तरह से सच थी। इसलिए ट्रेवर की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। अब इसी बीच आसमान में उन्हें एक आग के गोले जैसा सूरज दिखाई देता है। ट्रेवर बताता है कि वन की किताब में इस दुनिया के अंदर की दुनिया का पूरा वर्णन दिया गया है। तब ट्रेवर लगातार किताब के पन्नों को सामने दिख रही हकीकत से मिलाता है और सब कुछ बिल्कुल वैसा ही निकलता है जैसा लिखा हुआ था। तब पता लगाते लगाते उन्हें एक ट्री हाउस मिलता है, जिसे देखकर ट्रेवर उसके अंदर जाने का फैसला करता है, जबकि हाना बाहर जमीन पर ही रहती है। इधर अंदर पहुंचकर ट्रेवर को एहसास होता है कि वहां मौजूद हर चीज पिछले दशक की है। खैर, अब इसी बीच हाना को कुछ एक्सप्लोरेशन इक्विपमेंट और एक बोतल मिलती है जिस पर गायब हुए एक्सप्लोरर का नाम लिखा हुआ था। और इतना ही नहीं, बल्कि उसे उस चट्टान के पास एक लालटेन भी मिलती है। इधर ट्री हाउस में किताबों को टटोलते हुए ट्रेवर और शॉन को पता चलता है कि ये जगह मैक्स का ठिकाना थी और उसने अपने नोट्स में पास ही एक अंडरग्राउंड ओशियन होने का जिक्र किया हुआ था। तभी हाना उन्हें उस जगह पर ले जाती है जहाँ मैक्स की डेड बॉडी मौजूद थी, जिसे देखकर वो तीनों मिलकर उसका अंतिम संस्कार करते हैं। इस मौके पर तीनों मैक्स की डायरी में अपने बेटे के लिए लिखे हुए दिल को छू जाने वाले संदेश को पढ़कर इमोशनल हो जाते हैं। मैक्स ने अपनी नोटबुक में समझाया था कि ये जगह मैग्मा से घिरी हुई है और सेस्मिक एक्टिविटी बढ़ने पर ये एक भयानक भट्टी में बदल जाती है। ये जगह धीरे धीरे बेहद गर्म होती जा रही थी और यहाँ का तापमान 194 डिग्री तक पहुँच जाता है, जबकि एक इंसान सिर्फ 134 डिग्री तक के टेम्परेचर को ही बर्दाश्त कर सकता है। इसलिए पूरा ग्रुप अब मैक्स के बनाए हुए प्लान को फॉलो करने का फैसला करता है, जिसमें उन्हें समंदर पार करके एक ऐसी नदी तक पहुँचना है जहाँ थर्मल स्प्रिंगल्स मौजूद हों जो उन्हें वापस सतह तक पहुँचा सके। उन्हें इस काम को गर्मी बढ़ने और पानी के भाप बनने से पहले अंजाम देना था, क्योंकि भाप की ही वजह से थर्मल स्प्रिंकल्स का प्रोसेस होता है। खैर, अभी मैक्स की नोटबुक में दिए गए निर्देश की मदद से वो इस खतरनाक सफर के लिए कश्ती बनाने लगते हैं।